बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर दाखिला की ईरान एंट्री। मोहसिन नकवी दौरा ईरान पर तेहरान पहुंच के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं, इस पर हम बात करेंगे। ट्रंप की वही रविश, बदलते बयानात, जिसकी वजह से सूरत हाल गैर यकीनी बनती चली जा रही है। मुल्की सियासी मंजरनामे पर भी काफ़ी हलचल नज़र आ रही है और बजट से पहले हमें महंगाई का भी एक तूफ़ान नज़र आ रहा है और FBR की नाअहली का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। 11 नई शराइत है जी जो IMF की पेट्रोलियम गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे समेत हैं। इसके साथ साथ बानी PTI से मुलाकात के मामले पर बात करेंगे, जिस पर हुकूमत ने साफ इनकार किया है और पसे पर्दा डील की बाज़गश्त एक दफ़ा फिर से सुनाई दे रही है। मिस्टर शाहिद साहब तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं। मिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ दे रहे हैं। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मिस्टर साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा और सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और जिसका एतराफ़ ईरान अमेरिका बताते खुद भी करते हैं। मोहसिन नकवी साहब के जो दौरा ईरान है उसको किस तनाजुर में देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच उसामा साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखें, जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ ईरान, इजराइल, अमेरिका का, पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन द फ्रंट लाइन और पाकिस्तान ने एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया। ईरान के साथ भी बड़े क्लोज टाइज के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी जो हुकूमत वक्त है उनका एक अच्छा लाइजॉन है और उसके हवाले से लेकर अब आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से ये मामला जो है कुछ डेडलॉक का शिकार है। ईरान की तरफ से कुछ डिमांड्स दी जाती हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं मानता और एक स्टेलमेट सी कंडीशन है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और पिछले दिनों जिस तरह अमेरिका जो है वो जिस तरह के प्रेसिडेंट साहब जुबान इस्तेमाल कर जाते हैं, उसके ऊपर बड़ा ज़रूरी था कि एक दफ़ा ईरान के साथ मेरा ख्याल है बात होती। तो ये जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब गए ये उसी की एक कड़ी है। वहाँ पे उम्मीद रखते हैं कि एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब ये सारे मामले के अंदर जो मैं समझता हूँ जो हाईली अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें रही, दैट इज ऑन पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि आज वो बात करते हैं जी हम बहुत करीब पहुंच के डील के, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो कहते हैं जी हम अटैक करने जा रहे हैं। अब ईरान ने किया ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो उन्होंने ब्लॉक किया, इन्होंने उसके ऊपर एक और ब्लॉकेड लगा दिया जिसका मतलब अब वो पूरी तरह बंद है। आज जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि आज यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मिलकर ईरान से बात कर रही हैं कि आप चाइना के यहाँ से शिप्स को जाने दे रहे हैं, आप पाकिस्तान के शिप्स को जाने दे रहे हैं, आप और कुछ दोस्त ममालिक हैं उनको जाने दे रहे हैं, लेकिन हमारी शिप्स क्यों रोक रहे हैं? तो उसके ऊपर ईरान उनके साथ भी डील के लिए तैयार है। और जो यूरोप है उसका एक डिस्टेंस है इस मामले के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो मुझे ये लगता है कि शायद अमेरिका, देयर इज नो डाउट इन इट कि इट इज द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन उसने मतलब एक सेग्रीगेटेड हो गया है फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड और उस वजह से वो तन्हाई के शिकार होने की वजह से और जो ईरान है ये करीब तर होता चला जा रहा है यूरोपियन ममालिक के साथ और अपनी एक अच्छी डिप्लोमेसी के तहत बाकी दोस्तों के साथ, बाकी ममालिक के साथ। और मेरा ख्याल है कि ईरान जिस तरह का वो सामने आए हैं इस सारे क्राइसिस के अंदर, उन्होंने लीडरशिप जो है वो साबित की है अपनी। और उन्होंने जिस तरह देखे ना पिछले दिनों ब्रिक्स की, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, और इंडिया ने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स को ये 11 मुल्क की एक इत्तेहाद बना हुआ वहां पे इकट्ठा किया, तो वहां पे ईरान और UAE का आपस में कलामी हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की और कोई एक कॉमन स्टेटमेंट नहीं आ सकी 11 मुल्कों की तरफ से। ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि ये 11 मुल्क आज ईरान के साथ शायद खड़े हुए थे और अमेरिका जो है वो आइसोलेटेड है। अदरवाइज कोई स्टेटमेंट इस तरह की आ जाती जो अमेरिका के हक में होती। तो तारीख तो यही बताती है कि ईरान जो है 2 दफा उसके साथ बिट्रेल हुई, वो आज भी बैठ के कोई कॉन्क्रीट या सब्सटेंशिएटेड किस्म की टॉक करने के लिए तैयार है, लेकिन जो डेडलॉक है वो अमेरिका की तरफ से मौजूद है और उसी सिलसिले की कड़ी है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब हमारे वहां पे गए हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा जुल्फ़िकार बदर साहब आपसे भी यही जानना चाहूँगा, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपको नज़र आ रहा है? पाकिस्तान ने भी कोशिशें तेज़ की हुई हैं और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान अमेरिका वॉर पे हैं। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ मसालत की उम्मीद है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسامہ طیب صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, بہت ہی کروشل اینڈ کریٹیکل مومنٹ ہے, کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس ٹائم پہ ایران امریکہ کی جو ہے سیٹلمنٹ کی طرف ہے, اور ایران بھی کافی حد تک چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے, امریکہ بھی چاہتا ہے فیس سیونگ اچھی مل جائے. اور ایران کا یہ جو بیان آیا کہ چائنا کو وہ امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور چائنا کو بیچ میں شامل کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کے وزیر داخلہ کا اس ٹائم پہ ایران میں جانا, اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو جہاں پہ سلسلہ ٹوٹا ہے اس کی کنیکٹیوٹی کو بحال کیا جائے, تاکہ جو کوئی پوائنٹس یا جن چیزوں میں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کور کیا جائے اور ایک اچھے طریقے سے فیس سیونگ دی جائے, تاکہ یہ معاملہ فار ونس اینڈ فار آل سیٹل ہو جائے فار آل ٹائم ٹو کم. بیکاز ایران نے جو اپنا حالیہ بیان دیا ہے اس نے کہا کہ صرف جس نے امریکہ اور اسرائیل نے جس نے حملہ کیا ایران پہ, صرف ان کی شپس الاؤ نہیں ہے, یا جن ممالک نے ایران کے خلاف جنگ میں شراکت کی ہے ان کو الاؤ نہیں کرتے, باقی تو کسی ملک کو ہم نے نہیں روکا, سب کے لیے وہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی کریٹیکل اور ایک چیلنجنگ ایسا کراس روڈ ہے, پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں, خاص طور پہ پاکستان جو کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ پاکستان پہ آیا مہنگائی کے حوالے سے. اگر یہ جنگ رک جاتی ہے اور معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ایران تو ہوگا, ساتھ پاکستان بھی ہوگا اور دیگر ممالک بھی ہوں گے, بیکاز اس کے امپیکٹ میں جو انفلیشن بڑھنا ہے اور جو مہنگائی آنی ہے اور مہنگائی کا طوفان آنا ہے اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. اور اگر ایران کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, جو کہ انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران گیس پائپ لائن اور ایران کے ساتھ آئل کے معاملات اور دیگر واٹر ٹریڈ کے حوالے سے چیزیں سیٹل ہوں گی, تو پاکستان کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. بجلی, گیس اور اسمال انڈسٹری کو, بڑی انڈسٹری کو, بجلی گھروں کو گیس ملنے سے پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, پیٹرول کی قیمت کم ہوں گی, اس سے بھی عوام کو فائدہ ملے گا اور ایک بہتری کی طرف چلیں گے. لیکن اس میں فل فور نہیں ہوگا, اس میں ٹائم لگے گا, سال 1.5 سال کا ٹائم لگ جائے گا. اگر یہ ساری چیزیں سیٹل بھی ہو جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ آنے میں یہ ٹائم پیریڈ لگے گا. لیکن اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کرائے. اور اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا اور پرائم منسٹر کا میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کہ جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا جو کہ خاموش بیٹھی تھی تماشائی دیکھ بن کے, تو انہوں نے آگے بڑھ کر امریکہ کو ریکویسٹ کی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, کہ آپ سیز فائر کریں اور ہم اس کوشش کے اندر ہیں کہ ہم بیٹھ کے اچھے طریقے سے سیٹل کریں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر کو. یہ بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے, کیونکہ گلوبل سٹیج پہ جو پاکستان کی ایک پرسپشن تھی, جو کہ پاکستان کو کوئی ریٹ نہیں کرتا تھا, ابھی ہر جگہ پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹاک ٹو پاکستان, اینڈ پاکستان از ان دا لائم لائٹ. اور ہم یہ چاہتے تھے ساری زندگی کی کوشش کے بعد کہ پاکستان کے لیے گولڈن ٹائم پیریڈ ہے, ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے پاکستان نے آگے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے گلوبل سٹیج پہ. اور یہ ساری چیزیں پاکستان انڈیا کی جنگ میں جو پاکستان کی افواج نے, پاکستان کے فیلڈ مارشل اور ایئر چیف نے, نیول چیف نے بہادری کا مظاہرہ کیا, میں سمجھتا ہوں یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں کہ پاکستان کی آج سنوائی ہو رہی ہے. ادروائز تو آپ کو پتا ہے کوئی پاکستان کو کسی سٹیج کے اوپر ریٹ ہی نہیں کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جو باتیں کی ہیں, میں بیسٹر شاہد صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے جو ہے وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی کی مشکلات ہیں پاکستان کی, جو آئی ایم ایف کی اتنی شرائط اور اتنے سارے معاملات ہیں, اس میں سے نکلنے کا کیا وے آؤٹ ہے؟ دیکھیں اسامہ صاحب, جو یہ ایران اسرائیل امریکہ کانفلکٹ ہوا, یہ وار سٹارٹ ہوئی, اس کا ایک امپیکٹ تو آیا, لیکن پاکستان کے اندر امپیکٹ کچھ زیادہ آیا, اور اس کی بنیادی وجہ اس گورنمنٹ کی بیڈ گورننس, اس گورنمنٹ کی بیڈ پالیسیز. دیکھیں ہم نے مارکہ حق جو ہے وہ جیتا, افواج پاکستان نے جیتا, ہم نے
पूरी दुनिया के अंदर हमें फतह मिली और बुनियादुल मरसूस बन के हमारी फ़ौज पाकिस्तान, हमारी कौम जो है उन्होंने इंडिया के सामने खड़ी हुई और उसको शिकस्त फाश किया। लेकिन जब हम इंटरनल फ्रंट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये हुकूमत वक्त जो है ये रेत की दीवार साबित होती हुई नजर आती है। कोई एक मामला उठाकर देख लें जो इस मुल्क की मईशत के साथ जुड़ा है, जो इस मुल्क की आवाम के साथ जुड़ा है। आज बेरोजगारी अपने अरूज पे है, आज तेल की प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं और इसका ये ब्लेम लगाते हैं कि जी ये इस वॉर की वजह से हो गया। मैं इस बात को आई वुड बेग टू डिसएग्री विद जुल्फिकार बदर साहब, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। लेकिन सर आप देखें, आप कौम के साथ सच नहीं बोल रहे। आप कहते ही हैं ये इम्पैक्ट आ रहा है वॉर का, और आप फिर मतलब जो है बताते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, आपके फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि ये जी हमारा जो है जो टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल है जो 600 अरब रुपए तक है, उस वजह से हम ये इम्पैक्ट आपके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि खित्ते के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर प्राइसेस इस तरह नहीं बढ़ी, ना इंडिया के अंदर बढ़ी, ना नेपाल के अंदर बढ़ी, ना बांग्लादेश के अंदर बढ़ी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस हद तक गई और आपने इस बात को मान भी लिया। तो देखिए, मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि इस हुकूमत वक्त ने हमेशा बाईपास किया है पार्लियामान को। आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, आप उसकी एक भी शिक पार्लियामान के अंदर डिस्कशन के लिए नहीं लेकर आए। आज अगर आपने अवाम को इतमाद में लिया होता या अवाम आप पे इतमाद करती, तो अवाम क्यों वो टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल रहता। अवाम आपके ऊपर इतमाद नहीं करती क्योंकि आप अवाम के नुमाइंदा हुक्मरान नहीं है। अवाम आपको टैक्स देना नहीं चाहती। आप टैक्स कलेक्शन के अंदर फेल हो चुके हैं, बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, और ये हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर बहुत बड़ा निशान है। देखिए, आज अफवाज पाकिस्तान जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया, लेकिन ये हुकूमत अपने ही बोझ के तले अब दबती चली जा रही है और एस्टेब्लिशमेंट भी अब शायद इनसे पीछे हटता चले जा रही है, जिनके ऊपर ये खड़े हैं, क्योंकि इनका बोझ उठाना अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी शायद काबिल कबूल नहीं रहा, क्योंकि ये अपने फ्रंट के ऊपर किसी एक जगह के ऊपर भी कोई अच्छा काम करने में बिल्कुल फेल रहे हैं। जिसके अंदर अगर मैं देख लूं, आपको बता दूं, देखें जब ये 2022 के अंदर आए थे, PDM की गवर्नमेंट अच्छी बड़ी रियासत चल रही थी, 6+ GDP ग्रोथ था। आज पाकिस्तान का जो है इनकी 4 साल की एफर्ट्स के बावजूद 2.5 है और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2% है, तो नेट आपके पास जो बचता है वो 0.5% आपकी ग्रोथ है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो के अंदर है, जो PDM गवर्नमेंट से पहले इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर 13% थी। आज आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज, आपके खुद जो है मिनिस्टर आके टीवी के ऊपर कहते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर 100 अरब रुपया पाकिस्तान से निकल के मिडिल ईस्ट के अंदर चला गया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कैपिटलिस्ट से कि वो ये इसका 10% भी अगर पाकिस्तान ले आए तो यहाँ पे इकोनॉमी का पहिया चल सकता है, और वो फिर नहीं ला रहे। यहाँ पे आज कॉटन का एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट होने जा रहा है। जिम्मेदार जो है, किसान परेशान हाल है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं बनना, और इसने उनको, इस हुकूमत ने उनको तबाह करके रख दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है परेशान है, ताजिर आए दिन हड़ताल करने पे मजबूर है कि 8 बजे दुकानें बंद हैं, बिजली की लोड शेडिंग इतनी है। और इसी की हुकूमत में हमें पता चलता है कि बिजली की लोड शेडिंग तो एक बहुत बड़ी नेमत है, ये कहते हैं ब्लेसिंग है, वरना कीमतें इतनी ऊपर चली जाएं बिजली की कि अवाम की पहुंच से दूर हो जाएं। तो मैं पूछता हूं, ये IPP बिल्कुल ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट इमरान खान ने तो किए नहीं थे। जी ठीक है सर। सर मैं इस पे आता हूँ, जवाद साहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जवाद साहिद साहब, सर ये बताइएगा, IPPs की भी बात कर रहे हैं मिस्टर शाहिद साहब, अभी आपके आने से पहले जुल्फिकार बदर साहब से बात हो रही थी, वो कुछ बता रहे थे कि आने वक्त में क्या बेहतर है पाकिस्तान के लिए, जो है वो क्या कुछ आने जा रहा है। लेकिन अभी के जो मामला हैं जिसके अंदर IMF की पेट्रोलियम पे, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ 11 नई शरायतें हैं, तो सर ये इतना बोझ जो आवाम पे है, कैसे मामला चलेंगे? तो फिर शरायत भी तो आप करेंगे ना। मैं तो लाहौर प्रेस क्लब और नेशनल प्रेस क्लब हो, यहाँ मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो रोज बिपता डालते हैं कि यार बच्चियां का दूध भी नहीं गा, और वो अनमोल पिंकी की तरफ भाग निकलते हैं। यार ये तो हमने करना है ना, कि हमने वो देखना है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी है, कौन खुदकुशियां करने वाला था, किसने कहा था हम दोबारा नहीं जाएंगे। और यही साग डाट थे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हम अब IMF की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके मुल्क के साथ, कौन आ गया?
फिर किसने कहा खुदकुशी कर लेंगे, फिर किसने कहा वो कौन से वज़राए खजाना थे जो आपस में टेलीफोनिक कॉल्स करते थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहिए। ये सारी कहानियां हैं पाकिस्तान की और बड़ी शर्मनाक है, इस पे शर्मिंदा होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोबारा आपको कर्ज लेने पड़ेंगे, स्विच रायतमंद होंगे, आप मुझसे कर्जा लेंगे, मैं आप गाड़ी निकाल के दिखा देना, नई गाड़ी किसी शोरूम से, कितनी बंदिशें हैं, कितने साइन करने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। लिहाजा आप पूरी दुनिया से पैसे भी मांगते हैं और कहते हैं शरायत भी ना हो। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि हाँ, इसमें ये आता है कि हुकूमत वक्त या रियासत उन पैसों को कहाँ फजूल खर्ची में उड़ा रही है, कहाँ ज़रूरी है, उस पर हमें ज़रूर पकड़ करनी चाहिए। और हम आज यकीनन वॉच डॉग है, अकेले डॉग नहीं है, लिहाजा हमें वो सारी चीज़ें करनी भी चाहिए कि तरीके से सोच समझ के एंकर को, एनालिस्ट को, रिपोर्टर को, एडिटर को, हर एक को, सब एडिटर को, न्यूज़ एडिटर को ये सारे मामला समझ के आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा हम पता क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम सारे मामलात को गुड़मुड़ भी करते हैं, महंगाई को एक दफा से उठा भी देते हैं, लेकिन क्यों हो रही है। कराची का केस बड़ा अहम है, इकबाल अफरीदी का केस बड़ा अहम है, जिसका 28 साल बच्चा ब्लू पासपोर्ट पे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाके वो यहाँ से निकलता है और जाके वहाँ पे वो असाइलम इख्तियार कर लेता है और उसके हक में यहाँ दलाइल आ जाते हैं। ये मजबूरी तौर पे हमें सारी चीजें देखनी है। आपका चूंकि मुझे सवाल बहुत मुख्तसर समझ आया था और बाकी शुरुका की मैं बात नहीं सुन सका, इसलिए मैं अपनी टोन में जो शुरू हुआ हूँ, जितना आपका सवाल को मैंने समझा, लिहाजा उसको इसी पे इत्तेफाक कर लीजिए कि जो मुझे समझ आई मैंने खुल के जवाब दे दिया। और हम हैं कौन, हमें क्या अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से। अब मैं उसामा आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो कि हमें कहते हैं बेरा आ जाए यार उसे कॉफी पीने हैं। किस कीमने का है कि जब पेट्रोल महंगा है, जिनके पास पैसा है वो कहते हैं आ जाओ, और जिनके पास नहीं है वो रोना रोते हैं। लिहाजा हमें टैक्स के मामलात को, हमें बिजली चोरी के मामलात को, हमें ये जितने मैं बार बार कराची में जाता हूँ, पता नहीं सारी पिंकियां जो है अनमोल ही क्यों होती हैं, लिहाजा वो सारी अनमोल है और उनकी हम चीजें सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं, आते जाते देख रहे हैं। एक इस्लामाबाद में सिकंदर आजम आया था पिस्तौल लेके और ज़बरदस्त खान साहब हीरो बन गए। उसके बाद हम तो इस किस्म की फिल्में चलाने वाले लोग हैं यार। कोई और गल करो कि जी करने वाली है वे कि तालीम पे क्या लग रहा है, तरबियत पे क्या लग रहा है, माँ क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, कुछ थोड़े खुले हौसले से वो टॉपिक भी लेके आया करिए। आइए मैं फिर फाड़ लेंदे हो तो मैं तो नहीं फाड़ सकता। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला गुल साहब सर, आपकी राय सर, अब नई एक तरफ जो है वो डायरेक्शन दी जवाद फैजी साहब ने कि बाकी बातों पे भी बात करें, इम्पैक्ट तो हर चीज़ का आ रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई इसमें शक व शुबा नहीं है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ओवरऑल ज़ाहिर है अभी जो हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, हमारी जंग भी तो नहीं हुई थी ना। अभी इंडिया के साथ हमने जंग भी लड़ी है, और जंग अगर खुदा न खास्ता रिजल्ट हमारे मर्जी का ना निकलता या दुनिया के अंदर इज्जत ना बनती, तो फिर हम कहाँ खड़े होते, फिर आप मुआशी इस्तेहकाम को कहाँ देखते। तो इसलिए कुर्बानी ये कहना कि जी जंग भी लड़ेंगे, कोई कीमत भी अदा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता। आपको खून से भी कीमत अदा करनी पड़ती है, आपको मईशत से भी करनी पड़ती है, लेकिन हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। कोई इंशाल्लाह ताला ये जितना भी कारोबार है, ये हम समझते हैं कि जो ईरान के साथ मुस्तकबिल में कारोबार के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। दुनिया के अंदर एक नया शिफ्ट आ रहा है, दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब जा रही है। अभी जो चीन के साथ मेरे ख्याल में नामुराद ही आए हैं, दूसरे लफ्जों में और क्या बोलूंगा, तो अमेरिका को तो कुछ नहीं मिला। तो पाकिस्तान इस टाइम पे एक ईस्ट की एक मजबूत ताकत है जो उभर रही है चाइना के साथ मिलकर। और आप देखें कि ये विन विन सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान के लिए भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या आपका सी पैक हो। देखिए ना, माजी के अंदर इनको हमने कमजोर करने की कोई हत्तुल इम्कान कोशिश की थी अब्दुल रज़ाक दाऊद के हवाले से, तो खुद आपको याद होगा कि चाइना ने इसके ऊपर एतराज किया था कि वो सी पैक को जो है बिल्कुल गो स्लो करके रख दिया गया है। हाउएवर ये कभी गो स्लो होता है, कभी तेज होता है। असल मसला यहाँ ये है कि हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए
اپنی کاوشیں اور کوششوں کو بڑھانا ہے. ہم نے یہاں صرف بلیم گیم کے اوپر نہیں جانا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میرے خیال میں ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چائنا نے کیسے تائیوان کے معاملے پہ بالکل خاموشی کروا دی امریکہ کو. اور امریکہ خود صدر کہہ رہے ہیں جب ان سے جہاز میں بات ہوئی صحافیوں کی تو انہوں نے کہا کہ تائیوان کو اپنی آزادی کے حوالے سے جو ہے آزادی کا نعرہ نہیں مارنا چاہیے. تو یہ وہ باتیں جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ چائنا نے یہ معاملہ جو ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے یہ کبھی بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار ضرور ہوئے تھے لیکن یہ ختم نہیں ہوئے تھے. ڈائیلاگ چل رہے تھے. اور ابھی جو چائنا نے پیغام دے دیا پاکستان کو پتہ چل گیا کہ امریکہ اور چین کی کیا بات چیت ہوئی ہے ایران کے حوالے سے. اس سلسلے کے اندر اب جو صورتحال بن رہی ہے اسی کے لیے محسن نقوی صاحب جو ہے فوراً ایران روانہ ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا اور پھر جس طریقے سے بھارت کے اندر بیٹھ کے عباس عراقچی صاحب نے پاکستان کی تعریفیں کی ہیں اور تمام تاثر جو ایک منفی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی اس کو زائل کیا. میرے خیال ہے یہ پاکستان کی بڑی سفارتی بھی کامیابی ہے. اور جب عسکری اور سفارتی کامیابیاں کسی ملک کے نصیب میں آتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی معاشی کامیابیاں بھی آتی ہیں. تھوڑا سا حوصلہ تھوڑی سی ہمت تھوڑا سا حکومت کے ساتھ سپورٹ بھی کرنا چاہیے. گو کہ میں حکومت کی میرے خیال میں لاتعداد ایسی پالیسیاں ہیں جن کو میں کرٹیسائز کرتا ہوں اور یہ میرا حق ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ضرورت ہو تو ہمیں اپنے گھر کو ڈس آرڈر میں نہیں لانا. ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ان آرڈر نہیں کریں گے تو دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بکھر جائیں, ہم جو ہے وہ ٹوٹ جائیں, ہمارے اندر پھوٹ پڑ جائے, ہمارے ہم مکتی بہانی دوئم کو جو ہے ڈالنے کی کوشش کی گئی. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں یاد ہیں. اس لیے پاکستان کو دیکھیں عالم اسلام کے اندر معاشی طاقتیں تو بہت ساری ہیں. آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ معاشی طاقتیں جو پاکستان کو میرے خیال میں وہ ہمیشہ قرضہ بھی دیتی ہیں, پاکستان کے ساتھ خیال بھی کرتی ہیں, لیکن آج ان کی اپنی آزادی کہاں کھڑی ہے, آج ان کی خود مختاری کہاں کھڑی ہے. تو یہ ہمیں اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری جو ہے وہ کسی تیسرے فریق کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی آ کے ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا, کوئی ہم پر جبر نہیں کر سکتا, کوئی دھونس نہیں مسلط کر سکتا. بھارت اپنا حجم میں 5 گنا بڑا ہونے کے باوجود بھارت کو ہم نے جو ہے ایک دفعہ اپنا سبق سکھایا. اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کامیابیاں جو ہیں وہ اب شروع ہوئی ہیں, نہیں. پاکستان کی کامیابیاں جو ہیں وہ ایک طویل داستان ہے. جب پاکستان بنا تھا بذات خود کامیابی تھی. پھر اس کے بعد 1948 میں جس طریقے سے کشمیر کے اوپر بھارت نے غاصبانہ انداز میں کیا اور ساتھ جو ہے وہ پھر نہرو بھاگا گیا اور پھر آج یہ آزاد کشمیر ہم نے حاصل کیا, یہ بھی ہماری کامیابی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے 1965 کیوں اس ٹائم پہ جنرل موسیٰ جو تھے وہ کھیم کرن میں انڈیا کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے تصویر اتار رہے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. پھر ہمیں یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ الحمدللہ نیوکلیئر بھی بنا. ہم نے یہ کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی خفیہ جنگ جو ہے وہ روس کے اندر ہم نے جیتی اور پاکستان ہی کی حکمت عملی تھی کہ روس کے 16 ٹکڑے سوویت یونین کے ہوئے, 6 اسلامی ریاستیں بنی. تو پاکستان کبھی بھی کمزور ملک نہیں تھا. ہاں 9/11 کے بعد پاکستان کی اس وقت کی جو میرے خیال میں پالیسی تھی جو کہ ایک ڈکٹیٹر کے رن کر رہی تھی, میرا خیال ہے وہ غلط پالیسی تھی. اس ٹائم پہ ہمیں پالیسی کے اندر جو ہے وہ کام نہیں, اور اس کا تو کولن پال اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں باقاعدہ کہ ہم نے وہ شرائط منوائی جو کہ ہم اپنے ملک میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. چلیں وہ وقت گزر گیا, لیکن اب پاکستان پھر ایک دفعہ ڈیفینسو پالیسی کی بجائے افینسو پالیسی کے اوپر آیا ہے. افینسو خارجہ محاذ کے اوپر بھی ہے, ہم نے سفارتی محاذ پہ بھی دیکھا, ہم نے جو ہے دفاعی محاذ پہ بھی دیکھا. ابھی $12 بلین کے آپ کے جو ہے الحمدللہ دفاعی ایگریمنٹس ہوئے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ, جس کے اندر جو ہے مراکش بھی ہے, جس کے اندر لیبیا بھی ہے, آذربائیجان بھی ہے, دیگر سعودی عرب بھی شامل ہے. تو یہ ہماری میرے خیال میں بڑی کامیابی ہے اس کے اندر. اور اسی طرح دفاعی انڈسٹری جو ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پہ سب سے بڑا جو کاروبار دنیا کے اندر ابھر کے آ رہا ہے وہ دفاعی ساز و سامان کا ہے. مغرب کے دفاعی ساز و سامان تو ہم نے دیکھ لیا, دنیا نے اس کے اوپر عدم تحفظ کا اظہار کر دیا. خود سعودی عرب اور قطر نے جو ہے دوران جنگ جو ہے وہ اٹھا کے یوکرین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ایریل ڈیفنس سسٹم کا. تو پاکستان کا تو اس ٹائم پہ ایک بہت بڑا سکوپ ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جمے گی نا اسامہ صاحب, وہ تو ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور میرے خیال میں مستقبل پاکستان کا ہے, مجھے اس میں پورا
پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تیل بجلی گیس جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ ایران سے آئے گی، ارزاں نرخوں کے اوپر آئے گی، بارٹر ٹریڈ کے ذریعے آئے گی. تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر، انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بڑا آگے معاشی میدان کے اندر بھی بنیاد مرصوص بننے جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے سر. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذوالفقار بدر صاحب سر، ایک تو جو ابھی گفتگو ہوئی میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ صوبوں کو دیے گئے اختیارات میں کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں، کتنی صداقت ہے اس خبر میں؟ بہت شکریہ اسامہ. دیکھیں میں ابھی عبداللہ گل صاحب جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے میں نے بھی یہی بات کی، تو انہوں نے میری ہی بات کو سارا سیکنڈ کیا کہ ایران گیس پائپ لائن کے بعد پاکستان کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ تبدیل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا پاکستان کے اندر بہتر امپیکٹ آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات سے مجھے بھی تقویت ملی ہے، اور پاکستان کے آنے والے حالات کے اندر ایک پازیٹیو سوچ رکھی جا رہی ہے کہ تمام طبقہ فکر کے اندر، چاہے وہ حکومت کی پالیسی سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن اوور آل ایک جو ہے کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کا رول پلے کیا اور پاکستان کو گلوبل سٹیج پہ جو اہمیت ملی ہے، جو پرسیپشن چینج ہوئی ہے، اس سے پاکستان کے آنے والے جو ٹائم میں حالات ہیں، اکنامک کنڈیشنز ہیں، وہ بہتر ہوں گی. اور 18ویں ترمیم جو ہے ابھی وہ تو انٹیکٹ ہے. 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو بحث کش چل رہی ہے، جب تک کوئی مسودہ یا کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. بیکاز ہر ایک شخص کا، ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کوئی اس پہ فائنینشیل کٹ لگانا چاہ رہا ہے، کوئی منسٹریز کو جو ہے وہ واپس لینا چاہ رہا ہے، کوئی لوکل باڈیز پہ اس پہ کر رہا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. تو یہ بات چیت بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر اگر کوئی صوبے بنانا چاہ رہا ہے تو آگے ہی پاکستان کے اندر کارٹلز اور مافیاز اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹے صوبے بننے پہ اگر ہم ڈسٹرکٹس اور اپنے ڈویژن اور تحصیل لیول پہ گورننس بہتر نہیں کر سکتے، تو ہم چاہے نئے صوبے بنا دیں، تو ہم اگر اس گورننس کو ایز اے ڈسٹرکٹ اور تحصیل بہتر نہیں کر سکیں گے، گورننس بہتر نہیں کر سکیں گے، تو ہم نئے صوبے بننے کے بعد بھی نہیں کر سکیں گے. اور اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو اس کے اوپر مزید جو کارٹلز اور مافیا جو پاکستان کے وسائل پہ برجمان ہیں، وہ مزید تقویت پکڑیں گے اور ایک مزید کولیبریشن کے ساتھ ان صوبوں کے اوپر آ کے برجمان ہونے کی کوشش کریں گے. اور جہاں تک بات رہ گئی 28ویں آئینی ترمیم کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ابھی تک کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ جب ہمارے سے کوئی بات کی جائے گی تو ہم اس کے اوپر اپنا انپوٹ دیں گے اور ہمیں اس کے اوپر پھر بتایا جائے گا. بیکاز جب تک کوئی مسودہ شیئر نہیں ہوتا، کوئی چیز، کوئی ڈرافٹ کنسیڈریشن سامنے نہیں آتی، اس پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں تیر چلانا ہے. تو جب تک کوئی چیز کنکریٹ سامنے آئے تو ہم بہتر طور پہ اس پہ کمنٹ کر سکیں گے. بہرحال یہ کہ جو بھی چیز ہے پاکستان میں، اور جو بھی ترمیم ہے وقت اور بدلتے حالات کے بعد، اس میں اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، سول سوسائٹی، ان تمام کو ود ان پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ آف پارلیمنٹ اگر بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ایک کنسنسس بلڈ کر لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بہتر حکمت عملی اور لائے عمل بنایا جا سکے گا اور ایک بہتر نتیجہ اخذ کیا جا سکے گا. ادروائز تو پھر اگر یہ کنسنسس اور گفتگو کے بغیر کیا جائے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایک بہت بڑا کیوس اور کنفیوژن رہی ہے. تو اس میں بہتر چیز تو یہی نظر آتی ہے کہ آپ ڈرافٹ شیئر کیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. تو اس میں بات چیت کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا جائے گا، جو کنسنسس بلڈ کیا جائے گا اور تمام لوگوں کی مشاورت سے، تو وہ ایک بہتر جو ہے ترمیم نظر آئے گی اور ایک بہتر رزلٹ اس کا نظر آئے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ خواہاں ہے اور خواہش کرتی ہے اور اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے آپ مسائل کا حل نکالیں، اور پیپلز پارٹی کبھی اپنی ونڈو اس چیز پہ بند نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے مسٹر شاہد صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف آپ نے سنا، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم پہ فوری کوئی کام یا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، تو کہاں سے یہ بات آ رہی ہے پھر؟
रामा साहब, आपके इस बात पे, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो पहले थोड़ी सी बात हो रही थी उसके ऊपर थोड़ी सी बात करके फिर आपके जी। सवाल पे आऊंगा। अब्दुल्ला हमीद साहब, गुल साहब ने भी बात की, जुल्फिकार बदर साहब ने भी बात की। देखिए, पाकिस्तान का तशख्खुस बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर अच्छा उभर के सामने आता है, किसी को उससे कोई मसला नहीं है। हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है और बड़ा सर फखर से बुलंद होते हैं, और मैंने हमेशा इस चीज को अप्रिशिएट किया है जो इस फ्रंट पे चल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान इज गेटिंग इंटरनेशनल रिकग्निशन, इट हैज हैपेंड बिफोर। आप देखें 70s में जब ज़िया आते हैं और उसके बाद हम एक एलाय के तौर पे अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं रशिया के मुकाबले में, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एड हमें आई थी, डॉलर्स बहुत ज्यादा तादाद के अंदर आए। लेकिन वो सारा जो रिलेशनशिप था वो पर्सनैलिटी सेंटर्ड था, और जैसे ही ज़िया साहब जाते गए, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर दोबारा चले गए, हमारे मुल्क के अंदर वही इकोनॉमिक क्राइसिस आए, उसी तरह की हुकूमतों की बंदरबांट चलती रही, और फिर मुशर्रफ एक दौर के अंदर आए और हमने कैंप डेविड वाले मामलात भी देखे जहां पे जाकर मुशर्रफ साहब रहते थे। और फिर एक दफा पाकिस्तान जो है लाइमलाइट के अंदर आया, एक सेंटर स्टेज सजी, पाकिस्तान जो है वो एलाय के तौर पे पूरी दुनिया ने माना और बहुत सारी इकोनॉमिक एड आई। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मुशर्रफ साहब गए उसके बाद मुल्क फिर जो है वो गुर्बत में, मुआशी बदहाली के अंदर चला गया। और इसकी एक बुनियादी वजह थी क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत उन दौरों के अंदर, अदवार के अंदर पनपी नहीं, और जब वो छोड़ के गए लोग जिनकी अपने ज़ाती ताल्लुकात थे बैरूनी ताकतों के साथ, उसके और बदकिस्मती से आज भी हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है। आज भी बलोचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। हम बिल्कुल ये विश तो करते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि ईरान से हमें पाइपलाइन मिल जाए, तो अपना काम बड़े अरसे से मुकम्मल करके रखा हुआ है, वो तो पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक लेकर आए हैं। लेकिन आगे हमारे अपने क्राइसिस इतने हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने हैं, इंटरनल हमारी जो है वो रविशें इतनी को हैं कि हम आगे नहीं लेकर आ पा रहे। कि उसकी वजह एक है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमें इजाजत नहीं देता। आज इंडिया तो तेल लेता है ईरान से, सब्सिडाइज रेट के ऊपर लेता है, लेकिन हम नहीं ले सकते। चाइना लेता है लेकिन हम नहीं ले सकते। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम मुआशी तौर पे एक बदहाल मुल्क हैं। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, पार्लियामेंट के अंदर उनकी ये बात है। तो यार कब तक हम बेगर्स बन के इस तरह के मामलात को देखते रहेंगे? देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट अल्लाह करे कल हल हो जाए, बहुत जल्द हल हो जाए, लेकिन उस वक्त तक कोई बंदा आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगा जब तक यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे बलोचिस्तान जो है आपका बड़ा सूबा, उसके अंदर अमन नहीं होगा, यहाँ पे KPK के अंदर अमन नहीं होगा, यहाँ पे सारी इकाइयां वफाक के साथ मिलके नहीं बैठेंगी। तो ये मेरा मुद्दा है कि ये ले आए तो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, पाकिस्तान मुआशी तौर पे बहुत ऊपर भी चला जाएगा। ख्वाहिशात में और प्रैक्टिकल वर्क के अंदर फर्क है, और मैं चाहूंगा कि ये हुकूमत वक्त इस वक्त कुछ इनिशिएटिव ले, ऑपोजिशन को साथ बिठाए, पूरी ऑपोजिशन पार्टीज को साथ बिठाए, पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चले, ताकि एक दफा ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि दोबारा कहीं मिस ना हो जाए। अब दूसरी बात, जो 28वीं आईनी तरमीम की आपने बात की, देखें उसामा साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस भौंडे अंदाज के साथ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम इस मुल्क के अंदर आई, रात को 2 बजे पार्लियामान का सेशन बुलाया गया, 5 PTI के लोगों के ज़मीरों को खरीदा गया, वो भी आपके सामने है, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से रेफरेंस आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़ा है। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर उबरो साहब जो थे सेनेट के अंदर, उनके ज़मीर को खरीदा गया। तो इस तरह आईनी तरमीम नहीं होती। पीपल्स पार्टी वाले खुद इस बात के शायद है, बल्कि इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, इनको जाता है कि जब 18वीं आईनी तरमीम हुई थी तो अक्रॉस दी बोर्ड डेलिब्रेशंस हुई थी, सिविल सोसाइटी वाज टेकन इनटू बोर्ड, वहां पे जो लॉयर्स कम्युनिटी थी उनको ऑन बोर्ड लिया गया, जुडिशरी को ऑन बोर्ड लिया गया, कोई एक सेगमेंट नहीं छूटा था, पूरा 1 साल उसके ऊपर डिस्कशन हुई। ये किस किस्म की तरमीम है कि हमारे लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे मुसवदा अभी मिला है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आज 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, और बाज़ ये है कि ईद से पहले इसको पास भी करवा लिया जाएगा। और पीपल्स पार्टी जो कोalition के अंदर बैठी है, जो आईनी ओहदे लेकर बैठी है, वो बैठ के ये कह रही थी हमें तो पता ही नहीं अभी तक कि ड्राफ्ट क्या है, प्रपोज क्या चीज है, कुछ तो नहीं। वो ये कह रहे हैं तो ना कि सारी जो बातें हैं वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ अंदाजों पे ही मबनी है, हकीकत नहीं है इसके अंदर। हुकूमत खुद भी कह रही है कि अभी जो है वो बिल्कुल ऐसा कोई भी चीज़ फाइनल नहीं की गई।
देखें उसामा साहब, फिर ये कितना ये मुझसे क्या एक बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि मुल्क के अंदर एक आइन के अंदर अमेंडमेंट जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, कुरान पाक के बाद अगर कोई सबसे सबसे जो बाइज्जत डॉक्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविल राइट्स की बात करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके अंदर अमेंडमेंट्स की बात हो रही है और किसी को पता ही नहीं। फिर तो ये डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए थी। बात तो ये होनी चाहिए थी ना, पहले कोई प्रपोजल्स आ जाती, कोई ड्राफ्ट आ जाता, वो पूरे मुल्क के अंदर सर्कुलेट हो जाता, लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते। जिस तरह मैं और आप आज मीडिया के ऊपर बैठे हैं, मैं यहाँ पे कह रहा होता कि जुडिशरी के अंदर ये तब्दीली आ सकती है, एग्जीक्यूटिव के अंदर ये तब्दीलियां लाने की जरूरत है, और उसके बाद मुसवदा जो है रिफाइंड होकर आता। लेकिन आज तो कुछ और ही सिचुएशन है। और मैं क्यों ना कहूं कि पिछले 2 दफा मेरे साथ ये खिलवाड़ हुआ है कि ना तो स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर, देखें, एक दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बिल को पेश किया जाता है और अगले दिन पार्लियामेंट से पास कर लिया जाता है। क्या किसी मुल्क के अंदर इतने भौंडे अंदाज के अंदर कभी आईनी तरमीम हुई है? मैं तो नहीं मानता। और ये वही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिन्होंने इस मुल्क को ये आइन दिया था, और ये एक वाहिद वो डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का कंसेंसस था, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन समेत सबको ऑन बोर्ड लिया गया था। लेकिन आज वही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ना ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेती है, ना पार्लियामान के अंदर इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करती है, बल्कि पार्लियामान को बाईपास करके ये सारी चीजें की जाती है। तो मेरा इनको ये मशवरा होगा कि शुक्र है अल्लाह का अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन इनके ऊपर डिस्कशन करवा लीजिएगा। को 2, 4, 6 महीने 18वीं आईनी तरमीम के तरह इसके ऊपर भी लगा लीजिएगा, और जो हमसे इनपुट दे सकेंगे हम बतौर अपोजिशन पार्टी, हम भी देखें जहां पे बेहतरी आ सकती है, हम इंशाल्लाह उसके अंदर अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले कोई प्रपोजल आ जाए। बिल्कुल सही है जवाब फैजी साहब। सर, इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक तजवीज़ पेश की थी कि हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर एक मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए ताकि बानी PTI और दीगर कैदियों से मुलाकात की जाए, इसको मुस्तरद किया हुकूमत ने। सर, किस तनाजुर में देखते हैं? देखें मेरे भाई बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब बड़ी अच्छी आइनी कानूनी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि PTI के अंदर भी आइन और कानून की बात करने वाले मौजूद हैं। लेकिन जब से ये पूरी पार्टी आई बैरिस्टर हजरात के हाथ में है, तब से तो इमरान खान की रिहाई तो कहीं भी दूर हो गई है। ये सोचने वाला मकाम भी है इनके लिए। अगली गल हुन सुन लो जरा। ये देखें, ये कह रहे हैं कि जी 5 इनके MNA या सेनेटर जो हैं उनको खरीद लिया गया। और भाई वक्त का वजीर आजम जो था वो ये कहता था कि हमारे बंदे पूरे नहीं होते थे, हमें पूरे करने पड़ते थे, हम अब्बा जी की तरफ देखते थे। और फिर अब्बा जी जो हाल इन्होंने किया, मैं तो उस पर भी हैरान हूँ। और फिर शुक्र है कि हमें DG ISPR ने ये भी बता दिया जो मौजूदा है कि जनाब ये जो हमारे इस वक्त फील्ड मार्शल है वो अब्बा जी नहीं है, अब्बा जी अपने अपने होते हैं, जैसा हमने तो माजी में ये भी देख लिया। अब ये कितनी बातें हम करेंगे माजी में जाने की बजाय। मैं ये समझता हूँ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब जो फरमा रहे हैं कि यकीनन पार्लियामेंट एक बेहतरीन इदारा है, उसमें आके तजावीज़ दी जाए, उसमें आके ख्यालात का इजहार किया जाए, उसमें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हल की तजावीज़ दी जाए। लेकिन मैं तो बैरिस्टर साहब से एक और सवाल भी करूँगा, वो ये कि आपकी जमात के इतने ज़्यादा MNAs और सेनेटर हों, आपने वो दुपट्टे वाले जो महमूद अशरफजई साहब हैं उनको आपने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर लगा दिया, और फिर वो जो एक सीट वाले राजा नासिर अब्बास साहब हैं उनको आपने सेनेटर में जो है सेनेट के अंदर का वो अपोजिशन लीडर बना दिया। तो आप तो अपनी जमात की पहले खुद नफी करते हैं, आप तो तहरीक इंसाफ की नफी कर रहे हैं कि एक सीट वाला जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाएगा सेनेट में और कौमी असम्बली में। लिहाजा ये वो गुफ्तगू है जिस पे सेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन मैं बहरहाल इनके जज्बे की, इनके ख्यालात की कदर करता हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं पार्टी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो 3.5 साल दौर में अंदर हुआ और जिस तरह का मामला किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी इनके पास एक मौका है, एक मौका गनीमत है कि ये आपस में बैठे और सेनेटर साहबान नहीं, बैरिस्टर साहबान ही बैठ जाए, एक चीज़ तो तय कर ले। शेर अफजल मरवत का कुछ और कहना है, अलीमा खान साहबा कुछ और कहती हैं, अडियाला के बाहर कोई महफिल और लगती है,
पार्लियामेंट के बाहर कोई और लगती है। तो यार उसामा भाई, अगर ये अपने मसाइल के लिए एमएनएज और सेनेटर्स मुजरा के पास जा सकते हैं अपने अपने मसले हल कराने के लिए, तो कौम के बच्चों के मसले हल कराने के लिए क्यों नहीं एक जगह पे बैठ जाते? बैठ जाना चाहिए। और मैं तो इस्लामाबाद में बैठ के रोज देखता हूँ पार्लियामेंट के अंदर यहाँ हो क्या रहा है। मैं तो बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब को दावत दूंगा बरादराना तौर पे कि आइए लंच कीजिए, डिनर कीजिए, आइए पार्लियामेंट इकट्ठे चलते हैं और फिर वहाँ देखते ये है कि पीटीआई के जो अरकान हैं, सेनेट के हों या कौमी असम्बली के हों, उनका तरीका हाय वारदात क्या है। और आप आइए, कसम से मैं सच्चे दिल से हरफ अलफिया बात कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इस मुल्क के मसले हल हों। मैं तो चाहता हूँ इस, और मेरा भाई जुल्फकार बदर भी सुन रहा है, मैं इनके वालिद साहब को डील करता रहा हूँ जब वो सेक्रेटरी जनरल थे और उससे पहले जब वो मिनिस्टर भी थे। मैंने ये पूरी हिस्ट्री खुद देखी हुई है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को देखा हुआ है, नवाज शरीफ साहब को देखा हुआ है, और माई गुड लक और बैड लक या क्या कहे, सूए इत्तेफाक या खुशकिस्मती कि मैं लाहौर सा चंपल हूँ, लाहौर की पैदावार हूँ। मैंने नवाज शरीफ साहब को भी देखा हुआ, मैंने इमरान खान साहब के स्कॉच कॉर्नर से, अब स्कॉच से बात कहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए, स्कॉच कॉर्नर से मैंने खुद जंग अखबार में मेरी रिपोर्टें शाया हुई हैं। मैं डिप्टी एडिटर था जब पॉलिटिकल अफेयर्स का, मैंने वो सारा दौर देखा हुआ है। लिहाजा इसमें ये कहना कि कोई एक महात्मा है, कोई एक मसीहा है या उसके नाम लेवा जो है, आज यार मैं हैरान हो गया कि अनमोल पिंकी ने भी क्या तुरंत का पता फेंका है कि ये चाहते हैं कि मैं अडियाला के साथ नहीं बल्कि मैं बनी गाला के साथ अपने ताल्लुकात को शो कर दूं मनशियात के केस में। तो ये क्यों वो कह रही है? मैं समझता हूँ कि इस कौम के शऊर की बेहतरी के लिए मीडिया का जहाँ अहम किरदार है, वहाँ मेरे इन भाइयों का भी बहुत अहम किरदार है। उस तरफ आए और इस तरफ इस बात पे लेके आए कि जो नशावर चीजें इस्तेमाल करता रहा है, जो अपनी किताबों में लिख गया है, उस पर भी कुछ बात करे। और जो बाद में किताबें लिखी गई हैं रेहाम खान की सूरत में, या अभी जो शादी हो रही है स्विट्जरलैंड के अंदर, मैं नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस कौम को वापस लाया जाए इस मुल्क की बेहतरी के लिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अताउल्ला तारड़, ख्वाजा आसिफ, राणा सनाउल्लाह, इन पे जो केस बने, जो किया गया, आज वो मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। लिहाजा इनके जो नहीं है, तो यार उनको भी चाहिए कि वो गलतियों से सीखें और सिर्फ एक रटी रटाई तोता कहानी ना बयान करें, बल्कि वो बयान करें कि आइए मिलजुल के कैसे आगे बढ़ना है। उसामा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं दिल पे हाथ रख के ये कह रहा हूँ, हाँ अगरचे मैं वीडियो पे नहीं हूँ, मैं अल्लाह की कसम दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैंने इस कौम के मिजाज को जिस तरह बिगड़ते हुए देखा है ना, आज अभी आपके ही स्क्रीन पे वो चल रही है, जनाब अल्ताफ हसन कुरैशी, उर्दू डाइजेस्ट के मुदीर और सीनियर साफी तजियाकार, उनकी वफात भी हो गई है। उन्होंने तो आज तक मुझे, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैंने अभी ट्वीट किया, 4-5 साल की उम्र से देख रहा हूँ, और मैं जब उनको देखता हूँ तो वो बुजुर्ग होके भी हमारे खानदानी मरासम थे। उन्होंने मुझे छोटा होने के बावजूद कभी तुम नहीं कहा था, आप कहा था, लेकिन हमने मिजाज किस तरह बिगाड़े, हमने तू ओए फड़ लागा कर दियागा। यार हमने इस कौम का राइट सर, आगे बढ़ना मुझे बिल्कुल ठीक है, पहले बात करें सर, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ना मुझे थोड़ा सा, मैं इस पे जुल्फ़िकार बदर साहब आपसे मैंने ये सवाल तो बेसिकली फैज़ल साहब से किया था, आपसे मैं ये जान लेता हूँ कि मुलाकात के हवाले से अगर कमेटी बन जाती और उसके ऊपर आइन कानून के मुताबिक अगर हो सकता तो कमेटी इसको बिल्कुल ही यकसर मुस्तर कर दिया हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस बात पे मुत्तफिक है कि जो जेल मैनुअल कहता है, जो आइन और कानून के अंदर चीज लिखी हुई है, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या मामलात है, क्या चीजें हैं, क्या मसाइल है, वो तो अपोजिशन और हुकूमत के जो लोग हैं कि उनके बीच में क्या तनाव है, क्या मामलात है, आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि अपोजिशन तो बैठना ही नहीं चाह रही, बातचीत करना ही नहीं चाह रही। कई ज्यादा मौके मिल चुके हैं कि ये बुला के बैठ के बातचीत के जरिए अगर ये समझदारी का मुजाहरा करते तो आज इमरान खान साहब बनी गाला के घर में होते, जेल से बाहर होते, और ये मुश्किलें आसानियों में बदल गई होती। लेकिन वो पॉलिटिकल विजडम यूज नहीं कर रहे, बल्कि अना को। राइट सर, बदर साहब मुझे बेसिकली क्लोजिंग पे जाना है, मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे शॉर्ट कमेंट लिया है कि बैरिस्टर साहब को अगर मौका ना दिया गया तो ज्यादती हो जाएगी। बैरिस्टर साहब प्लीज सर। लेकिन सर जुल्फ़िकार बदर साहब ने जो बात की, वाकई शायद हम
नवाज शरीफ साहब की तरह या आसिफ जरदारी साहब की तरह समझदार नहीं है कि जब कड़ा वक्त आए तो बाहर के मुल्कों के अंदर चले जाएं डील करके। हमारा आज गुनाह ये है कि हम डील नहीं कर रहे, हम बातें वो नहीं मान रहे जो हम समझते हैं। मुझे सर कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये पॉइंट पे ये वैसे पॉइंट वैलिड है उनका कि जरदारी साहब तो जेल में रहे हैं, वो किधर बाहर गए हैं? लेकिन जब जेल से सीधा बाहर ही गए थे, इधर तो नहीं रुके। 11 साल मेरा ख्याल है नवाज शरीफ सर, साहब भी बड़ा जेल से सीधा बाहर ही गए थे। अब गुजारिश ये देखें, मैंने कभी ये नहीं कहा कि 3.5 साल की जो हमारी हुकूमत थी उसके अंदर हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी, हमने कमाल कर दिया, हमारे से गलतियां नहीं हुई। मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि हमसे गलतियां भी हुई और हमसे शायद गुनाह भी हुए, और जिनकी सजा हम भुगत रहे हैं। आज हम जेल के अंदर हैं और हमने उन्हीं चीजों से सीख के आज जो आइन और कानून की बातें थी उनके ऊपर हम आज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हमारे लिए बड़ा आसान था। आपको याद है 25 नवंबर को अडयाला जेल के सुबह 6 बजे दरवाजे खुले थे, हमें डील ऑफर हुई थी, और ये हुकूमत खुद कह चुकी है कि एक नहीं 3 दफा डील ऑफर की है। लेकिन आज वो मर्द मुजाहिद वहां पे बैठा है सिर्फ इस वजह से कि कौम उसके साथ खड़ी है। आज कौम जो है वो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर सही मानों के अंदर जमहूरियत कायम हो जाए, इस मुल्क के अंदर सही मानों के अंदर जो लोग मुंतखब होकर आते हैं उनकी हुकूमत बन जाए, फॉर्म 47 ना चले, इस मुल्क के अंदर ये इंतशारी कैफियत खत्म हो जाए, इस मुल्क के अंदर सही मानों के अंदर जो है वो जब ये चीजें क्लियर होंगी तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी। और जब स्टेबिलिटी आएगी ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, बल्कि बैरूनी ताकतें इंशाल्लाह हमारे सामने सरनगू होंगी, जो मेरा ईमान है, क्योंकि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। बिल्कुल ठीक है सर, सिर्फ क्लोजिंग पे हमें जाना है मिस्टर साहब, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मिस्टर शाहिद साहब आपका, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब आपका शुक्रिया, जवाद फैज़ साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।